Alaikum. My name is Fazal Wahab. You're watching my YouTube channel. We are studying the chapter forces, and the new topic is on page number 144. It is magnetic force. इसमें आपको ये नज़र आ रहा है एक मैग्नेट है जो हमें डायग्राम दी हुई है। इसमें ये हमें एक मैग्नेट नज़र आ रहा है और इस मैग्नेट के ज़रिए डिफरेंट चीज़ों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये मैग्नेट देखिए शीशे के गिलास के साथ टच कर लेता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेंसिल के साथ अगर आप मैग्नेट को टच करेंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से अगर आप प्लास्टिक के बटन के साथ या शीशे वाली गिलास के साथ या लकड़ी के साथ या रबर के साथ अगर आप टच करेंगे तो ये मैग्नेट उसको खींचता नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी अगर आप इस डब्बे के साथ या चम्मच के साथ, की के साथ, ये जो पेन है इनके साथ अगर आप इनको टच करेंगे तो ये इनको अपनी तरफ खींच लेता है। एक्चुअली वो कुछ चीज़ें मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, कुछ चीज़ों को नहीं खींचता। जिन चीज़ों को मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल है जो जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचता, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिर्फ इतनी सी बात है। अब आगे जाके इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में उसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि प्लेस अ मैग्नेट नियर सम ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जर्व द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेट एंड दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कि चीज़ों के पास मैग्नेट रखें और आप देखिए कि मैग्नेट का उनके साथ क्या रवैया होता है, उनके साथ क्या उसका होता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग, विच ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मैग्नेट उसको खींच लेता है और वो किन मटेरियल से बना होता है। डज द मैग्नेट हैव टू टच दीज ऑब्जेक्ट्स टू अट्रैक्ट देम, Which objects are not attracted to the magnet, what materials are made। जो चीज़ें मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है क्या उसके लिए टच करना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं होता। एक ख़ास एरिया है जहाँ तक उस एरिया में वो चीज़ें शामिल कर देते हैं तो फिर मैग्नेट उसको खींच लेता है। उन चीज़ों के लिए मैग्नेट का टच करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक असल में मैग्नेट के गिर्द एक एरिया होता है जहाँ पे उनकी अट्रैक्शन फोर्स पाई जाती है। आपको नज़र नहीं आती लेकिन वो चीज़ पाई जाती है, फोर्स पाई जाती है। अगर उस जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल को उन चीज़ों को जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, अगर आप उन चीज़ों को उस एरिया में दाखिल कर देंगे ना, मैग्नेट के गिर्द जो एरिया है जहाँ पे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रही होती है, अगर वो चीज़ें उस एरिया में दाखिल हो जाती हैं तो फिर मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेता है। उसके लिए उसका टच करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कहने का मकसद। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो चीज़ें मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचता तो वो किन चीज़ों की किस मटेरियल का बना होता है। मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट फुल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। मैग्नेट्स जो है उन चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है जिसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जैसे आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है। मैग्नेट इनको अपनी मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं और मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींचता है। मैग्नेट्स डू नॉट अट्रैक्ट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, वुड और ग्लासेस। ये मैग्नेट इनको अपनी तरफ नहीं खींचता। कॉपर वगैरह है, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, वुड वगैरह मैग्नेट इसको अपनी तरफ नहीं खींचता, ठीक है, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। द फोर्स which magnets exert is called magnetic force है। A magnet does not need to touch magnetic material to exert a force on it। We say that magnetic force can act at a distance है। मैग्नेटिक मटेरियल जिन चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करता है। मैग्नेट के लिए टच करना, मटेरियल को टच करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैग्नेट जो कहते हैं कि ख़ास फासले से चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। मैंने बताया कि उसकी गिर्द फोर्स पाई जाती है, तो जब भी कोई चीज़ उस फोर्स वाले एरिया के अंदर दाखिल हो जाती है तो फिर मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो ये ओके। इज मैग्नेट फोर्स ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैन इट बी पुश इंस्टेड टू अ पुल। यस, कहता है कि क्या मैग्नेट सिर्फ अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है या उसके अंदर रिपल्शन भी होती है। असल में सिर्फ चीज़ों को खींचता नहीं है मैग्नेटिक मटेरियल को या मैग्नेट्स को। मैग्नेटिक मटेरियल तो सारे खींचते हैं
लेकिन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसको नहीं खींचते। लेकिन मैग्नेट के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है, मतलब पुश करने वाली फोर्स, धक्का देती है। हाँ, अब उसमें से ये होता है कि अगर आप एक जैसे पोल्स को अपने क्लोज ले, दो मैग्नेट्स हैं, ये जैसे ये दो मैग्नेट्स हैं, ये नज़र आ रहा है आपको ना, ये नॉर्थ और साउथ एक अपोजिट पोल्स हैं। नॉर्थ और साउथ आपस में अपोजिट पोल्स है, तो अपोजिट पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को लेकर आएंगे, जैसे इस केस के अंदर गिवन है, या साउथ साउथ को लेकर आएंगे, नॉर्थ नॉर्थ को या साउथ, तो एक दूसरे को पुश करते हैं। क्या करते हैं? पुश, रिपेल जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपेल्स करना, पुश करना, एक दूसरे को परे हटा देते हैं, एक दूसरे को मतलब पुश कर देते हैं। ठीक है, तो एज मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन एट बी पुश इंस्टेड ऑफ टू पुल। टू फाइंड आउट, टू गेट टू बार मैग्नेट्स एंड ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोज टुगेदर विद देयर अनलाइक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। कहते हैं कि दो बार मैग्नेट्स ले, ये बार मैग्नेट कहलाएगा। दो बार मैग्नेट्स ले लें और उनके अपोजिट नॉर्थ और साउथ को आपस में क्लोज लेकर आए। ठीक है, आर द मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर? यस, मैग्नेट आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। नाउ स्विच द पोल्स ऑफ वन मैग्नेट सो दैट द लाइक पोल्स एन पोल एंड एन पोल, साउथ पोल एंड साउथ पोल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अब क्या होगा? ट्राई टू ब्रिंग द टू मैग्नेट्स टुगेदर। आर यू एबल टू डू इट? ठीक है, इसमें एक दूसरे को पुश कर देते हैं। ठीक है, आप क्लोज लेकर आएंगे तो पुश करेंगे। As you have found out, unlike poles of magnets attract each other, the force between two unlike poles of magnets is called magnetic force है, of attraction है। Like poles of magnets repel, push away each other, the force that exists between two like poles of magnet is the magnetic force of repulsion है। ठीक है, इसमें magnetic force पाई जाती है। Unlike forces, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अपोजिट पोल, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और अगर लाइक पोल्स आप लेकर आते हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो एक दूसरे को पुश करेंगे, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स ही होती है दोनों सूरतों में। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, ओके, और ये फिर उसके की पॉइंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वाली। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ लेते हैं। ये सेम चैप्टर है, टॉपिक जो है नया है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। Why does a ball fall to the ground when it is thrown upward? Why doesn't it stay in the air? हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है ना, वो वापस ज़मीन की तरफ आती है। अगर कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं, वो रुकता नहीं है, ऊपर नीचे वापस आ जाती है। ऐसा क्या है कि उसको वापस खींच लाती है? इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन क्या करती है? अपनी तरफ खींचते हैं। हम जब मारते हैं तो वापस ज़मीन के ऊपर आते हैं। कोई छत से कोई चीज़ गिरती है तो नीचे ज़मीन के ऊपर आती है। कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिरती है तो ज़मीन की तरफ आती है। ठीक है, और हवा में रुकती नहीं है। वजह क्या है कि ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन के इस खींचने की क़ुव्वत को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये सिर्फ ज़मीन के अंदर नहीं है, ये चांद के अंदर भी है, सन के अंदर सबसे ज़्यादा है। हमारी बॉडीज भी एक दूसरे को खींचती हैं। कोई दो पेंसिल आपस में रख देंगे तो वो भी एक दूसरे को खींचती हैं। लेकिन असल में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम होती है। साइज़ जितना आप बढ़ाते हैं बॉडी का तो उस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती है। ज़मीन चूँकि बहुत बड़ा है, ज़मीन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उसकी खींचने की क़ुव्वत भी ज़्यादा है। चाँद का साइज़ छोटा है तो इसलिए चाँद के खींचने की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा कम है। चाँद के ऊपर जो लोग जाते हैं, साइंटिस्ट जो गए हुए हैं, चाँद के ऊपर जब आप जंप मारते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप 1 मीटर जंप मारते हैं ना, तो वो आपका 5 मीटर का जंप हो जाएगा उधर, क्योंकि चाँद बहुत कम फोर्स से खींचती है। तो लंबी जंप मारते हैं आप। अच्छा, जब नॉर्मली चल नहीं सकते, जैसे हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं ना, चाँद के ऊपर ऐसा चल नहीं सकते। चाँद के ऊपर ऐसा होता है जैसे बंदा पैराशूट से उतर रहा है। कदम आप ऊपर डालते हैं ना तो आप उछल जाएंगे,
ठीक है। और फिर जब आएंगे ज़मीन के चांद के सरफेस की तरफ तो आराम आराम से आएंगे। ज़मीन के ऊपर हम नॉर्मल जिस तरह से चलते हैं वैसे नहीं चल सकते, ठीक, कैंगरू की तरह टुक टुक करके ही, ठीक है, इस तरह से। तो क्योंकि उसकी अट्रैक्शन की फोर्स कम होती है। जब ऊपर आप मतलब कदम उठाते हैं तो ज़्यादा उड़ जाते हैं, जब आप ऊपर कदम उठाते हैं तो ज़्यादा उड़ जाते हैं, और जब आप नीचे कदम रखते हैं तो फिर आराम से रखा जाता है। इसलिए कि चांद आपको खींचता नहीं है, खींचता है बहुत कम फोर्स से खींचता है, तो नॉर्मली बंदा चल नहीं सकता। तो बहरहाल ये तो द बॉल फॉल्स टू द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग स्टेशनरी इन द एयर बिकॉज देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। दिस फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तमाम मटेरियल बॉडीज़ जिनका मास है, जिनका कोई जिस्म है, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जितना साइज़ बड़ा होता है उतने ही जो है उसके अंदर ग्रेविटी बढ़ ज़्यादा होती है। ज़मीन के अंदर ज़्यादा है, चांद के ऊपर कम है, फिर सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सन के अंदर देखिए, सन इतने उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है कि सन की फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ने ज़मीन को मजबूर किया हुआ है और सन के गिर्द ज़मीन घूम रही है, निकल नहीं सकती। ज़मीन चाहती है कि निकल जाए और सीधा आगे निकल जाए, लेकिन सन ने उसको मजबूर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी रस्सी के साथ पत्थर बांधते हैं और आप घुमाते हैं उसको, है ना, इस तरह से ज़मीन, सूरज ज़मीन को अपनी तरफ घुमा रहा है, अपने गिर्द घुमा रहा होता है, ठीक है ना। जैसे बच्चे को आपने हाथ से पकड़ लिया, अब आप उसको यूं पीछे घुमा रहे होते हैं, इस तरह से वो सूरज ज़मीन को, हालांकि कोई रस्सी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ज़मीन सूरज को अपनी तरफ खींच रही है। ज़मीन अपनी, सूरज जब ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, यही फोर्स है जिसकी वजह से ज़मीन सूरज के गिर्द जो है वो घूम रही होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस है, ठीक है, दो मासेस के दरमियान, दो बॉडीज़ के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। द अर्थ हैज़ अ वेरी लार्ज मास, देयर इज देयरफॉर अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ज़मीन की खींचने की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़मीन के सरफेस के ऊपर जितनी चीज़ें होती हैं ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती हैं और उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। द अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो चीज़ों को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है, मरकज़ की तरफ खींचती है। द इफेक्ट ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इन द एयर फॉल टू द ग्राउंड। और आप इस फोर्स को का इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आ रही होती है, कितनी फोर्स से आ रही होती है। चांद से ज़मीन ऊपर 10वीं मंजिल से कोई जंप नहीं मारता ना, उसको पता है कि सीधा मर जाऊंगा, इसलिए कि जैसे जंप मारेगा ज़मीन उसको खींचती है और ज़ोर से खींचती है, इतनी ज़ोर से खींचती है कि ज़मीन के ऊपर जब वो गिरता है तो मर जाता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होती है ज़मीन की। ओके, कहते हैं यस विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स वी वुड हैव रिमेन इन द एयर आफ्टर यू जंप्ड। ये लिखा हुआ है, नो वंडर आई ऑलवेज फॉल बैक टू द ग्राउंड व्हेन एवर आई जंप। कहते हैं नो वंडर, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि जब भी मैं ऊपर जंप मारती हूँ, बच्ची है, तो कहते हैं कि मैं ज़मीन की तरफ वापस आती हूँ। टीचर से पूछ रहा है कि इसमें, तो कहते हैं यस, टीचर कह रहे हैं कि विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स यू वुड हैव रिमेन इन द एयर आफ्टर यू जंप्ड। कहते हैं यस, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ना होती तो आप ज़मीन, अगर जैसे आपने जंप मारा ऊपर तो आप ऊपर हवा में ही रहती, नीचे ना आते, लेकिन चूँकि ज़मीन ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए ज़मीन की तरफ आते हैं, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई अ बॉल ऑन अ स्लोप रोल्स डाउन इंस्टेड ऑफ स्टेइंग पुट और रोलिंग अप, इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये बॉल है, अगर आप स्लोप के ऊपर छोड़ देते हैं तो नीचे की तरफ आ रहा होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, ज़मीन उसको खींच रही होती है। ये स्लोप के दरमियान में रुकता नहीं है, बल्कि उस वक्त तक नीचे आता जब तक वो ज़मीन के सरफेस के ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो इसकी वजह ये, व्हेन यू जंप अप on the earth's gravitational force pulls you back। जब आप ऊपर जंप मारते हैं तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको पुल बैक करती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स यू बैक, द फोर्स चेंजेस योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। जो फोर्स है वो आपकी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेता है। अ बॉल ऑन अ स्लोप मूव्स डाउन द स्लोप बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ देयर विल बी
there will not be any gravitational force between the earth and the object will not fall towards the center of the earth। ये जहन में रख लें। वेटलेसनेस एक चीज़ होती है, ज़मीन के सरफेस से जैसे जैसे आप दूर होते जाते हैं, ज़मीन के सेंटर से, इन सरफेस से जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर हवा में चलते हैं तो ज़मीन की खींचने की क़ुव्वत कम हो रही होती है। ऊपर ऊपर जा के आपकी फ़ोर्स कम हो रही है, और फिर एक जगह ऐसी भी आती है, एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल ख़त्म हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे हम क्या होते हैं, वेटलेस हो जाते हैं। वहाँ बेवज़न, हमारा कोई वज़न नहीं होता। आप स्पेस स्टेशन को देखें, स्पेस स्टेशन दिया हुआ है, इसके बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर है। उसमें जो साइंटिस्ट बैठे होते हैं वो गुब्बारे की तरह उड़ रहे होते हैं, उसको कोई वज़न नहीं होता, इसलिए कि ज़मीन की जो पुल है वहाँ पे नहीं है। स्पेस स्टेशन हवा में, आपको पता है, स्पेस स्टेशन वो हवा में चल रहा है ऊपर, मतलब हवा में, वैक्यूम के अंदर, हवा भी नहीं है वहाँ पे, वो ऊपर है, और वो न ज़मीन की तरफ आता, कहीं भी नहीं जा रहा, ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, स्पीड से घूम रहा है, क्योंकि वो पहले से स्पीड में था, उसकी वजह से वो घूम रहा है, लेकिन वहाँ पे वेटलेसनेस है, वहाँ पे कोई वज़न वगैरह नहीं होता। तो एक जगह ऐसी आती है, ज़मीन से आप दूर जाएंगे और ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल से आप निकलते हैं, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से आप निकलते हैं, तो फिर वहाँ पे चीज़ें ज़मीन की तरफ नहीं आती। अगर आप चाँद के क्लोज चले जाएंगे तो फिर चाँद आपको खींचेगा, बजाय ज़मीन के ऊपर आने की आप चाँद की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, चाँद के ऊपर गिर जाएंगे, कम फोर्स से वो खींचती है, लेकिन खींचती वो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए कहते हैं कि एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे ऊपर जाके ग्रेविटेशनल पुल ज़मीन की फिर नहीं होती, सिफर हो जाती है। वेट क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आती है, ठीक है। वेट हमारे पास एक फोर्स है, हम कहते हैं मेरा वेट इतना है। इस पेंसिल का, देखिए पेंसिल का भी वेट है, देखिए पेंसिल को हम छोड़ देते हैं तो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, जब हम उसको छोड़ देते हैं नीचे की तरफ, किस चीज़ की वजह से, वेट। किसी चीज़ का वेट, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो ये है, वो फोर्स, किसी बॉडी के वेट का मतलब वो फोर्स है जिसकी मदद से ज़मीन उस चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। मेरा वेट कितना है, मेरा वेट वो वेट है, ज़मीन मुझे कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, वो मेरा वेट कहलाता है। समझ में आ गया, ज़मीन मुझे कितनी फोर्स से नीचे की तरफ खींचती है, वो क्या होगा, मेरा वेट कहलाएगा, ठीक है। आपका वेट क्या है, देखना पड़ेगा कि ज़मीन आपको कितनी फोर्स से खींच रही है, वो आपका वेट कहलाएगा, ठीक है। ये 40 kg जो हम बता रहे हैं ना, 40 kg, जैसे मेरा 74 kg है, आपका 40 kg है, ठीक है। तो ये मास है, ये वेट नहीं है एक्चुअली। मास को फिर हम 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से, तो फिर वेट आ जाता है। यू गॉट दिस वन। एक मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। मास किसी बॉडी, ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल जिस चीज़ से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, उसके अंदर कार्बन रखा हुआ है, तो इसके अंदर ये जिस मैटर से बना हुआ है, कितना भरा हुआ है इसके अंदर, वो उसका मास कहलाएगा। मतलब कितने लकड़ी, कितने कार्बन से बना हुआ है, ये उसका मास कहलाएगा। लेकिन इस पेंसिल को ज़मीन कितनी फोर्स से खींच रही है अपनी तरफ, ये उसका वेट कहलाएगा। यू गॉट दिस वन। ये वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा देख लीजिएगा। प्लेस अ हैवी बुक ऑन योर ग्राउंड, कैन यू फील द बुक पुशिंग डाउन ऑन योर हैंड। ये देखिए, एक बहुत हैवी बुक है, हाथ के ऊपर रखा हुआ है। आपको पता है ना कि हाथ आपका थक जाता है थोड़ी देर के बाद, क्यों? क्योंकि जो बुक है वो इस हाथ को नीचे की तरफ खींच रहा है, दबा रहा होता है। वो असल में बुक को ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, आपने दरमियान में हाथ लगा दिया, तो अब वो फोर्स आपके हाथ के ऊपर लग रही है, इसलिए आपका हाथ थक जाता है। द फोर्स पुश एक्टिंग ऑन योर हैंड इज वेट। ये बुक जो आपके हाथ के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, वो इस बुक का वजन है, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। किसी बॉडी का वजन क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। यू गॉट दिस वन, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ हैज वेट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, ठीक है। ओके,
weight is therefore a force. If there were no gravitational force, the object would have no weight, they would be floating in the air. अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो तमाम चीज़ों का कोई वज़न ना होता और ये सारी चीज़ें उड़ते फिर रहे होते हैं हवा के अंदर, ठीक है। लेकिन चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ज़मीन की वजह से, और उसकी वजह से ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, वो उनका वज़न होता है, इसलिए बॉडी स्थिरती नहीं है बल्कि ज़मीन के ऊपर गिर जाती है, ठीक है। इसके मेन रीज़न यही है। ये लास्ट जो है ये डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मास एंड वेट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, लेकिन मैं मज़ीद समझा देता हूँ, फिर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मास इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेट। मास वेट से डिफरेंट है। मास का मतलब क्या है? देखें, कोई भी, जैसे बुक है ना, कागज़ से बना हुआ है, तो किसी बुक के अंदर कागज़ कितना है वो उसका मास है, समझ रहे हो ना। या इन कोई जानवर है ना, गोश्त और हड्डियों का बना होता है, उसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। या ये दीवार है, ये किसका पत्ता, ये ब्लॉक का बना हुआ है, सीमेंट और बजरी इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। तो ये जो दीवार है इसके अंदर सीमेंट और बजरी कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने ब्लॉक्स उसके अंदर लगाए गए, ये उसका मास है। और वेट क्या है कि इस बॉडी को ज़मीन कितनी फोर्स से खींच रही है, वो उसका वेट कहलाएगा, ठीक है। मास का मतलब जो बॉडी के मास का मतलब वो बॉडी कितने मटेरियल से बना हुआ है, उसके अंदर मटेरियल कितना है। अगर आप सोफ़ा ले लें तो सोफ़ा के अंदर जो फोम बना है वो बहुत कम होता है, दूर दूर होता है, ठीक है ना, वज़न कम होता है ना, आपने देखा हुआ है। अगर आप उसकी जगह, अगर आप सोफ़ा किसी सीमेंट का बना हुआ हो, है ना, तो कितना भारी होगा। अगर वही उसी तरह उसी साइज़ का, अगर उसी सोफ़े के साइज़ का अगर आप लोहा ले लें, कोई उठा सकता है? नहीं उठा सकता, उसके लिए पर गाड़ी चाहिए। इसलिए कि उसके अंदर मेटर, जैसे लोहे का है तो लोहा बहुत क्लोजली पैक होते हैं, उसके एटम, उसके अंदर एटम बहुत सारे होते हैं। इसलिए अब हम, इसका मतलब ये हुआ कि मास का मतलब क्या है कि लोहा अगर आयरन का बना हुआ है, आयरन एटम्स का बना हुआ है, तो उसके अंदर आयरन कितना है वो उसका मास कहलाएगा, और उसको ज़मीन अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींच रही है उसका वजन कहलाएगा। यू गॉट दिस वन, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा फिर। मास इज डिफरेंट फ्रॉम वेट। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट एंड इज मेजर इन किलोग्राम। मास का जो डिफाइन हम करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर मटेरियल कितना भरा हुआ है वो उसका मास कहलाएगा। और वेट क्या है? इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन दैट बॉडी, ठीक है। वेट का मतलब कि उस बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या उसका वेट है, ठीक है। ओके, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट है। लाइक इन ऑल फोर्सेस, वेट इज मेजर्ड इन यूनिट न्यूटन है। तो मास के लिए किलोग्राम है यूनिट और फोर्स के लिए न्यूटन है। अ मास ऑफ 1 किलोग्राम हैज अ वेट ऑफ अबाउट 10 न्यूटन ऑन अर्थ इफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कहते हैं कि मास ऑफ 1 किलोग्राम का जो वजन होता है ना, 1 किलोग्राम का, वो 10 न्यूटन होता है नॉर्मली, तकरीबन थोड़ा सा क्लोज आगे पीछे थोड़ा सा होता है, लेकिन 10 न्यूटन होता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू द मून, इट्स मास रिमेन इन द सेम बट इट्स वेट डिक्रीजेस बिकॉज देयर इज लेस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑन द मून। अब ये जो कोई भी मास जहन में रख लें कि मास कायनात यूनिवर्स के किसी कोने में ले जाएं, मास चेंज नहीं होता। मेरी जो बॉडी है जितने साइज़ का है, इसके अंदर जो मैटर जितना भरा हुआ है, मैं चांद पे चला जाऊँ, मैं मरीख पे चला जाऊँ, मैं किसी और सैयारे पे चला जाऊँ, कायनात के किसी कोने में चला जाऊँ, मेरा मास यही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरा वेट चेंज होता जाएगा। ज़मीन के ऊपर मेरा वेट कुछ और है, चांद के ऊपर कम हो जाएगा, वीनस के ऊपर कुछ और होगा, मार्स के ऊपर कुछ और होगा, जुपिटर के ऊपर कुछ और होगा। तो ये वज़न चेंज होता रहता है। वज़न किस चीज़ की वजह से चेंज होता है? क्योंकि जिस बॉडी के ऊपर मैं जा रहा हूँ, चांद, ज़मीन, सूरज, सितारे, सैयारे, जिन ग्रेविटी चेंज होती है। बॉडी अगर बड़ी है ज़मीन से तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी, बॉडी अगर कम है, जैसे मार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न होता है, बंदा हिल भी नहीं सकता, इतना वज़न हो जाता है बंदे का, ठीक है। बॉडी मेरी इतनी ही होगी, लेकिन जब मैं मार्स के ऊपर जाऊंगा तो मेरा वज़न मैं बहुत भारी हो जाऊंगा, इसलिए कि मार्स मुझे ज़्यादा फोर्स से खींच रही है। लेकिन मेरा वज़न, चांद के ऊपर जाऊंगा तो मैं हल्का फील करूंगा, इसलिए कि चांद का साइज़
का छोटा है, वो मुझे कम फोर्स से खींच रही है। लेकिन मेरा मास जो बॉडी, मेरे बॉडी के अंदर जितने हड्डियाँ है, जितने गोश्त है, जितना मैटर भरा हुआ है, वो चेंज नहीं होगा, वैसे ही होगा, मेरा साइज यही होगा। वो अलग बात है अगर मैं बीमार हो जाऊँ खुदा ना खास्ता, या कुछ मैं खाना पीना नहीं करूँगा तो फिर तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली जिस तरह से ज़मीन के ऊपर खा रहा हूँ, इस तरीके से मैं अगर अपने रूटीन को मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी दुनिया कायनात के किसी भी कोने में जाऊँगा, मेरी बॉडी वैसे ही रहेगी, लेकिन मेरा जो वज़न होगा वो चेंज होता जाएगा। अगर मैं कोई बड़ी बॉडी के ऊपर जाऊंगा तो हाँ मेरा वज़न बढ़ जाएगा, किसी छोटे बॉडी के ऊपर जाऊंगा तो मेरा वज़न कम होगा। आज के लिए इतना ही, टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब ट्रस्ट है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे।